बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपकी हिंदी टीचर आज हिंदी की कक्षा में गद्य खंड से पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। और आपके पाठ 2 का शीर्षक है लासा की ओर। देखिए, हमने पद्य खंड में पाठ 1 पूरा कर लिया था और उसकी व्याख्याएं जब भी स्कूल खुलेगी तो मैं आपको पूरा करवा दूंगी। और क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं, तो क्योंकि हमने गद्य खंड का पाठ 1 पूरा कर लिया था, इसलिए आज हम गद्य खंड का पाठ 2 कर रहे हैं, लासा की ओर। लासा की ओर पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन और इनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में हुआ था। और आजमगढ़ में ग्राम है पंदहा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और वैसे इनका जो पैतृक गांव है वो है कनेला। इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। राहुल सांकृत्यायन अपनी यात्राओं के लिए, यात्रा वृत्तांत जैसे लेखों के लिए, विधा के लिए जाने जाते हैं। और यात्रा वृत्तांत आधुनिक गद्य साहित्य की ही एक विधा है, उसी के अंतर्गत आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जन्म मैंने आपको बता ही दिया 1893 में, इनकी मृत्यु 1963 में। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। इसके अलावा 1930 में जब ये श्रीलंका गए तो श्रीलंका जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म से ये बहुत ही प्रभावित हुए थे। तो राहुल सांकृत्यायन नाम जो है वहीं से इन्हें मिला। इससे पहले इनका जो मूल नाम है वो था केदार पांडे। इनका मूल नाम केदार पांडे था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात इनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। और बहुत सारी भाषाओं के ये जानकार थे, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, रूसी, चीनी, जापानी आदि, तो तिब्बती, बहुत सारी भाषाओं के ये जानकार थे और इसीलिए इनको महापंडित कहा जाता था। राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सारी आधुनिक गद्य विधाओं का प्रयोग अपने लेखों में किया है और उन्हीं के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध इत्यादि इन्होंने लिखे हैं। तो फिर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी प्रमुख कृतियाँ वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने जिस यात्रा व्रत का वर्णन किया है वह है लासा की ओर। 1929-30 में जब लेखक ने तिब्बत से होकर लासा की यात्रा की थी तो वह यात्रा उन्होंने भेष बदल करके की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। तो इसलिए भेष बदल कर यात्रा करने का ये एक कारण भी रहा कि उन्होंने छिपकर यात्रा की, भेष बदल कर यात्रा की। तिब्बत यात्रा की अनुमति भारतीयों को उस समय नहीं थी। लासा की ओर जाने वाला जो रास्ता है, उस समय जो दुर्गम रास्ता था, तो उस दुर्गम रास्ते का उन्होंने बहुत ही सुंदर, रोचक ढंग से वर्णन किया है। तो इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इनके बारे में ये है, राहुल सांकृत्यायन के बारे में, कि इनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा। घुमक्कड़ी अर्थात जो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, जगह जगह का, देश विदेश का भ्रमण करते हैं और अपने अनुभवों को अपनी रचना में, अपने लेखों में, अपने निबंधों में
स्थान देते हैं, लिखते हैं उनके बारे में और बहुत ही रोचक शैली में ये लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो लेखक है ये अपने यात्रा वृत्तांत के लिए ही प्रसिद्ध हैं और यात्रा करने से कितने लाभ होते हैं, यात्रा करने से जो घुमक्कड़ी का उद्देश्य उन्होंने क्या बताया है ये भी आप एक बार देख लीजिए। पेज नंबर 23 से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे नीचे का जो पैराग्राफ है, क्योंकि इससे पहले का तो मैंने आपको ऐसे ही बता लिया है। तो उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्रीय दर्शन और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। घुमक्कड़ी से क्या होता है? घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ वहाँ की भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। मतलब कि हम जब किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, मान लीजिए हम भारत से कहीं और गए, मान लो नेपाल ही गए, और वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में हम जानते हैं, वहाँ की क्या परंपराएं हैं, संस्कृति में क्या कुछ नयापन है, तो और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, तो उन दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। ये सबसे बड़ा लाभ है घुमक्कड़ी का, अर्थात यात्रा करने का। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। केवल भौगोलिक स्थानों की ही जानकारी नहीं दी है, भौगोलिक जीवन की जानकारी ही नहीं दी, बल्कि वहाँ का समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, जनजीवन कैसा है, इसके बारे में भी उन्होंने रोचक जानकारी दी है। तो ये जो संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, ये जो अंश है ये संकलित है और ये राहुल जी ने जब प्रथम यात्रा की थी तिब्बत की, उस समय का है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो बढ़ते हैं हम लासा की ओर। पेज नंबर 25। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है, मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तिब्बत जाने का अभी वर्तमान में तो जो रास्ता है वो फरी कलिम्पोंग के माध्यम से वहाँ जाया जाता है, परंतु जिस समय वह रास्ता नहीं खुला था उस समय नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की सारी चीज़ें इसी रास्ते से वहाँ जाया करती थी। तो यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। मतलब केवल व्यापार के उद्देश्य से ही इस रास्ते का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि ये सैनिक मार्ग भी था और जगह जगह यहाँ पर फौजी चौकियाँ बनी हुई थी, किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन मतलब सेना की एक टुकड़ी। ठीक है, आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, समय थोड़ा और आगे बढ़ा और वहाँ पर जो फौजी मकान बने हुए थे वे अब गिर गए हैं, पुराने हो गए हैं। दुर्ग के किसी भाग में ये लेखक ने जो यात्रा की है उसी के दौरान उन्होंने ये लेख लिखा है। ठीक है, दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई देते हैं। ऐसा ही परित्यक्त अर्थात त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, जिसमें कोई नहीं रहता, तो ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं। लेखक ने ये भी बताया है कि वहाँ के लोग कितनी तकलीफ़ों में जीते हैं। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती है। वहाँ का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में लेखक जानकारी देते हुए कहते हैं कि तिब्बतियों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, यात्रियों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि
बहुत ही दुर्गम कठिनाई से भरे हुए पहाड़ी रास्ते हैं वहाँ पर, तो वे इसके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख करते हैं। और लेखक वहाँ पर चाय पानी के लिए ठहरे थे। तिब्बत में उन्होंने क्या बताया कि कुछ कठिनाइयाँ हैं तो उसके साथ साथ कुछ आरामदायक बातें भी है। क्या बातें हैं कि एक तो वहाँ पर जाति पाति छुआछूत आदि का भेदभाव नहीं है, और दूसरा वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के, मतलब बहुत ही ज़्यादा निम्न, बहुत ज़्यादा नीचे, ठीक है, बहुत कमज़ोर स्थिति वाले, बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो भिखमंगे श्रेणी के लोग हैं, ऐसे लोगों को तो वे लोग अपने घरों में नहीं घुसने देते, परंतु बाकी वे सामान्य जैसे लोग हैं तो उन पर, चाहे वे अजनबी ही क्यों ना हो, अपरिचित हो, फिर भी उन पर विश्वास करते हैं और अपने घर के भीतर तक उन्हें ला सकते हैं। तो इतने वहाँ के लोग सीधे भी हैं। तो चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मतलब यदि आपके पास में, आप यात्रा के दौरान जो सामान रखते हैं, आपको यदि चाय पीने की इच्छा है और आपके पास चाय बनाने का सामान है, तो आप वहाँ की बहू या किसी बुजुर्ग महिला को चाय बनाने के लिए चाय दे सकते हैं, और वह क्या करेगी, वह तुरंत आपके लिए चाय बना देगी, उसे पका देगी। और मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। मतलब वहाँ की जो चाय है वो थोड़ी सी अलग बनती है, और उस चाय में थोड़ा सा सोडा, नमक और मक्खन भी मिलाया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि बस केवल आप चाय बनाने का सामान दे दीजिए और वहाँ की औरतें जो है वो आपको तुरंत उसे पकाकर दे देंगी। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, चाय बनाने का बर्तन आपने देखा होगा, केतली नुमा जो बर्तन होता है उसमें एक टोटी लगी होती है, और उसमें रखकर वो आपको चाय दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चौंगी क्या है? चौंगी चाय बनाने का एक वो बर्तन है, तो जिसमें वो सामान डाल करके उसे कूट कर चाय बनाई जाती है। तो यदि ऐसा लगता है कि आपने जो मक्खन चाय बनाने के लिए दिया है, और हो सकता है कि घर की महिलाएं उसे पूरा यूज ही ना करें आपकी चाय में और थोड़ा उसको रख ले, तो ऐसा अगर आपको लगता है, विश्वास नहीं है, तो आप स्वयं जाकर के चाय, भीतर जाकर चाय बनाकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। चाय का रंग तैयार किया जाता है उस चौंगी में कूट करके, और उसके बाद में आप उसमें नमक और मक्खन डाल देते हैं, तो ये चाय आपकी तैयार हो जाती है। परित्यक्त किले से, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। रास्ते का जो किराया होता है, ठीक है, हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम खोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए। खोंगला के पहले के आखिरी गांव में, ठीक है, यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। मतलब क्योंकि वे भिखमंगों के वेश में थे, लेकिन अत्यधिक निम्न श्रेणी के भिखमंगे वे नहीं थे, क्योंकि उनको तो घरों में भीतर आने की अनुमति ही नहीं थी, क्योंकि उनको चोरी का भय रहता था वहाँ के लोगों को। ये थोड़े देखने में ठीक लगते थे, लेकिन थे भिखमंगों के वेश में, और इसीलिए सुमति लेखक को वहीं पर यात्रा के दौरान मिला एक मित्र था, जिसे वह सुमति कहकर पुकारते थे। और सुमति की जान पहचान की यहाँ पर कुछ आदमी थे, और इसीलिए भिखमंगे रहते हुए भी उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। देखिए यहाँ पर 2 बातें लेखक ने बताई है। एक बात तो क्या है कि यात्रा के दौरान भिखमंगों के वेश में होते हुए भी सुमति की जान पहचान के कारण से
उनको अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई है, उसी जगह पर जब वे 5 साल बाद में फिर से लौटे, और उस समय वो भिखमंगों के वेश में नहीं थे, लेकिन फिर भी, और घोड़ों पर सवार थे, अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, इतने भद्र दिखने पर भी, इतने सज्जन दिखने पर भी उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। लोगों में विश्वास की भावना जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यही कारण रहा, और इतनी जान पहचान नहीं होने के कारण से उन्हें वो जगह नहीं मिली और उनको गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा। तो बहुत कुछ लोगों की, लेखक ने इसका कारण क्या बताया है कि बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उस वक्त लोगों की सोच जो है वो कुछ अलग थी। 5 साल में लोगों की सोच अब बदल चुकी है यात्रियों के प्रति, तो इसलिए उनके साथ में ऐसा हुआ। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। लेखक ने साथ में उनकी एक और आदत के बारे में बताया है कि वहाँ के लोग शाम के समय छंग क्या होता है, छंग एक पेय पदार्थ है, ठीक है, जिसको पीने से थोड़ा नशा चढ़ जाता है, बेहोशी सी आने लगती है, लोग अपने होश में नहीं रहते हैं। तो यहाँ के लोगों की भी प्रवृत्ति है, आदत है कि वे शाम के समय छंग पी लिया करते थे और फिर उनको इतना होश हवास नहीं रह जाता था। तो एक ये कारण भी कहा जा सकता है कि उनको ठहरने के लिए उचित जगह ना मिली। और अब हमें सबसे विकट डांडा धुंगला पार करना था। लेखक कहते हैं कि अब हमें क्या करना था, सबसे विकट, जो सबसे कठिन था, सबसे दुर्गम रास्ता था, वो कौन सा था, डांडा धुंगला। और ये धुंगला क्या है, धुंगला तिब्बत में एक बहुत ही खतरनाक ऊंचाई वाली जगह है, ठीक है। डांडा मतलब टीले नुमा ऊंची जगह जो होती है उसे कहते हैं। तो डांडा धुंगला क्या है, तिब्बत में एक ऊंचे टीले पर स्थित बहुत ही कठिनाई से भरी खतरे की जगह है, खतरनाक जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और ये पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, क्योंकि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई थी और इसी कारण से उस स्थान के दोनों तरफ ही मीलों तक कोई गांव नजर नहीं आते थे, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण। और भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी वहाँ की, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी देखा नहीं जा सकता था। नदियों में इतने घुमाव थे, इतने मोड़ थे, और पहाड़ों के कोने जो है वो इतने फैले हुए थे कि दूर दूर तक किसी आदमी को आसानी से देखा नहीं जा सकता था। तब तो खूनी को डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, मतलब कि छिप कर रहने के लिए तो डाकुओं के लिए यह स्थान सबसे सुरक्षित है। और तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती है, मतलब गांव में आकर के यदि कोई खून कर दे तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। अगर ये निर्जन स्थान है, यहाँ पर कोई आदमी दूर दूर तक नजर नहीं आता, ऐसे स्थान पर यदि कोई आदमी मर भी जाए तो उसको देखने के लिए भी कोई नहीं आता, मतलब उसकी परवाह करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ही दुर्गम खतरनाक जगह है, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, और यदि यहाँ कोई मर जाए तो किसी को पता ही नहीं चल पाता है। तो सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। ये यहाँ की सरकार के बारे में भी यही कहा गया है कि बताया गया है कि एक तो सरकार जो है खुफिया विभाग पर, जो जासूसी वगैरह करते हैं ना, तो खुफिया विभाग पर और पुलिस पर इतना खर्चा नहीं करती है, मतलब वहाँ उनको भेजे तो इतना खर्चा वो नहीं करती, और वहाँ गवाह भी कोई नहीं देता है कि किसने किसको कैसे मार डाला, ऐसी गवाही देने के लिए भी कोई आगे नहीं आता है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है, पुलिस चौकी यहाँ पर नहीं है, तो फिर यहाँ पर तो केवल हथियार का ही कानून चलता है, मतलब सभी अपने हाथों में हथियार रखते हैं, कोई किसी को गोली मार दे, किसी की भी हत्या कर दे, तो किसी को यहाँ पर परवाह नहीं है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई कानून न होने के कारण, ठीक है, हथियार का कानून न रहने के कारण का क्या मतलब है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था नहीं है और इसका भय नहीं है
इसी कारण से यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। जैसे लोग हाथों में लाठियाँ लिए घूमते हैं, वैसे पिस्तौल लिए हथियार लिए घूमना इन लोगों के लिए सामान्य बात है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। लेखक ने यहाँ पर ये बात भी बताई है कि अगर किसी डाकू से वे बच भी जाएं तो भी खुद अपने प्राण जाने का खतरा बना रहता है। यहाँ पर क्योंकि जीवन जीना बहुत ही कठिन है, यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी है कि कहीं पर भी जान जाने का भय बना रह सकता है। कोई नदी में डूब सकता है, कोई पहाड़ पर से गिर सकता है, तो बहुत तरह के खतरे यहाँ पर बने रहते हैं। तो जान जाने का खतरा बना ही रहता है। एक तरफ डाकुओं का भय, दूसरा यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण भी जान जाने का खतरा बना रहता है। अब गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल होंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची अर्थात दया दया करके 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेखक क्योंकि उस समय भिखमंगों के वेश में थे, वहाँ से जब गुजर रहे थे तो उनको ये जानकारी मिली कि पिछले वर्ष यहाँ पर किसी का खून हो गया था। तो इस बात से वे अधिक डरे नहीं क्योंकि वे ये जानते थे कि भिखमंगों के वेश में होने के कारण यदि कोई चोर डाकू लुटेरे उनको मिल भी जाते हैं तो वे भिखमंगों की तरह आचरण करने लगते और दया दया करके उनसे पैसा मांगने लगते और डाकू उनको भिखमंगा समझकर छोड़ देते। तो जान जाने का उनसे कोई इतना भय नहीं था। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ऊंची थी और पीठ पर सामान लादकर इतनी ऊंचाई पर चढ़ पाना बहुत ही कठिन था। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। बहुत लंबी दूरी उनको 16-17 मील की दूरी उनको तय करनी थी। मैंने सुमति से कहा, मैंने अर्थात लेखक ने सुमति जो कि यात्रा के दौरान उनको एक मंगोल भिक्षु मिला था, वह उनका मित्र बन गया था और उसी को ये सुमति कहकर पुकारते थे। तो मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगपोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो ऐसे पहाड़ी स्थानों पर आपको पता है कि खच्चर या घोड़े इत्यादि होते हैं ऊंचाई वाले स्थानों पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर लेखक ने देखा इतनी चढ़ाई चल पाना बहुत ही मुश्किल है और इसलिए सुमति से उन्होंने 2 घोड़े किराए पर कर लेने के लिए कहा ताकि वे सामान भी आसानी से ले जा सकेंगे और स्वयं भी चढ़ लेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आज हम ये पाठ यहीं तक रखते हैं और फिर हम आगे का पढ़ेंगे कल या अगली कक्षा में। तो जितना पढ़ाया गया है उसको एक बार आप रिवाइज करना। इसका जो लेखक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं आदि, जन्म स्थान वगैरह थोड़ा बहुत जो भी है वो आपको करना है। और इसके अलावा आपको इसके शब्दार्थ करने हैं। इसके शब्दार्थ पेज नंबर 32 पर हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, पेज नंबर 32 पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये सारे आपको करने हैं, पेज नंबर 32। और जो इसका लेखक परिचय है ये भी आपको करना है। लेखक परिचय से मैंने आपको अवगत करवा दिया है, तो ये आपको पूरा कर लेना है। इनमें से आपको अपनी लैंग्वेज में छांट करके पूरा लिखना है। कुछ मैंने आपको आइडिया दे दिया है, तो अब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समय पर रह कार्य करेंगे। आज की कक्षा का समापन हम यही करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।